गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आइए शुरुआत करते हैं यूजीसी नेट जेआरए परीक्षा दिसंबर 2005 की। हमने जो लास्ट पेपर सॉल्व किया था वो जून का था और ये दिसंबर का है। जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूजीसी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास भूगोल का, ज्योग्राफी का है। वायुमंडल में धूल के कणों पर जल वाष्प के संघनन से किस सूत्रपात का आरंभ होता है? पहला ऑप्शन कोहरा, दूसरा ऑप्शन तुषार। तो यहाँ लिखा है धूल कण का, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है ये। अगला, समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहला ऑप्शन समुद्र तल से और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है महाद्वीपों से। तो राइट आंसर रहेगा महाद्वीपों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा शक्ति पृथ्वी के चारों ओर प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन महासागरीय लहरों या महासागरीय ज्वार। तो राइट आंसर रहेगा महासागरीय लहरें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। समुद्र की सतह पर किस प्रकार के सेल का अत्यधिक बाहुल्य है? आंसर ए कायांतरित सेल या आग्नेय सेल। तो राइट आंसर रहेगा आग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपरदन की गति अतिशीघ्र होती है? पहला आंसर है उष्ण और आर्द्र या सी है उष्ण और शुष्क। तो राइट आंसर रहेगा उष्ण और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 6। सेब की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सेब की उत्पत्ति होती है गुरुत्वाकर्षण से या वायु से। तो राइट आंसर रहेगा वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यानुवर्ती सरिता बहुधा किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए मूल अनुवर्ती सरिता की दिशा में या ऑप्शन बी मूल अनुवर्ती सरिता की विमुख दिशा में। तो राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु को गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है डोलड्रम्स डैश व्यापारिक हवाएं डैश पश्चिमी हवाएं या पूर्वी हवाएं, और सेकंड है डोलड्रम्स डैश व्यापारिक हवाएं डैश पूर्वी हवाएं और डैश पश्चिमी हवाएं। तो राइट आंसर रहेगा पश्चिमी हवाएं। इन दोनों में सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वे पौधे जो एक ऋतु में जीरोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं और दूसरे ऋतु में हाइड्रोफाइट रूप का व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हेट्रोफाइट्स या ट्रोपोफाइट्स। तो राइट आंसर रहेगा ट्रोपोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? तो ऑप्शन है ए 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 124 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर रहेगा ए वाला, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। और 11 हमारा कहता है हमसे क्वेश्चन कि खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाया जाने वाला अंतर कितना है? तो पहला आंसर है हमारे पास 1.0 मीटर और सेकंड है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे भी स्टार बना है। इसका मीनिंग है कि खुले समुद्र में उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार में पाया जाने वाला अंतर 6 मीटर या 2 फीट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है इजिप्ट नील का दिया हुआ उपहार है, ये वक्तव्य किसे दिया गया है या किसके द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एरिस्टोटल या सी ऑप्शन हेरोडोटस। तो राइट आंसर रहेगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है मालदीव या डी ऑप्शन है म्यांमार, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा म्यांमार। और इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये 2005 का PYQ सेट है ज्योग्राफी का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो उस समय रही हों, अब वो नहीं हैं, वो अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कहता है कि बांटू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में या पूर्वी अफ्रीका में? तो राइट आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 15।
खिरगिज खानाबदोश कहाँ पाए जाते हैं? तो खिरगिज खानाबदोश पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल प्रदेश में या मध्य एशिया में? तो राइट आंसर रहेगा मध्य एशिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरण है या नवीकरणीय है? पहला ऑप्शन तेल या भूमि, तो भूमि है। भूमि दोबारा से मीन्स उसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तेल को नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा सिंधु के मैदान का उर्वरक होने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है खारी परत और दूसरा ऑप्शन है परिवहित जलोदक एल्यूवियम। तो राइट आंसर रहेगा परिवहित जलोदक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। तो 18 क्वेश्चन नंबर हमसे कहता है निम्न में से कौन से पौधे में काष्ठ नहीं होता है, अर्थात लकड़ी नहीं होती है? तो लियाना में या जड़ी में? तो जड़ी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कि किस राज्य में सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की सबसे अधिक लंबाई है? पहला ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश या सी पंजाब? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी कारक है? तो पहला हमारे पास है ऑप्शन ए आंतरिक संघर्ष या सी विदेश में अधिक पारिश्रमिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग अधिक पारिश्रमिक पा सकते हैं या प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन विकसित हुआ है मानसून प्रदेश में या प्रेयरी या स्टेपी प्रदेश में? तो राइट आंसर रहेगा डी, प्रेयरी एवं स्टेपी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, मंगोलायड प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है कहाँ? पूर्वी एशिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो राइट आंसर रहेगा पूर्वी एशिया में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयले को या कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है? झरिया में या गोदावरी घाटी में? तो राइट आंसर रहेगा गोदावरी घाटी में, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार का केंद्रीय मापन उपयोग किया जाता है? गणितीय माध्य या माध्यिका? तो राइट आंसर रहेगा गणितीय माध्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली या हैदराबाद? तो हमारा राइट आंसर है डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 27, मंगोलायड जनजाति खासी विशेषकर कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन मणिपुर या मेघालय? तो राइट आंसर रहेगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 28, किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या का प्रभाव या जमाव न्यूनतम है? तो मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। और 29 में क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? पहला है ऑप्शन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में या उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में? तो राइट आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, साल एवं टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विषुवतीय प्रदेश या विषुवतीय रेखीय वन में या मानसून वन में? तो मानसून वन में साल एवं टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में खजूर के मुख्य निर्यातक हैं क्या? ईरान या टर्की? तो राइट आंसर रहेगा ईरान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, जनजातीय लोगों द्वारा स्थानांतरीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि कुछ वर्षों के उपरांत वन पुनः स्थापित कर लेते हैं या लोग प्रवासिक जीवन को चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोग प्रवासिक जीवन को चाहते हैं, इसलिए वो कृषि को लोकेशन चेंज करके दोबारा से करते रहते हैं, तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। आइए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है, किसी भी प्रदेश में संसाधन का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या के घनत्व पर, या सी है लोगों की आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं? तो राइट आंसर रहेगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। और 34 में हमारे पास एक दिया है हमें क्या, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग को हम सीधा देखते हैं कि क्या है। लिखा है सबसे पहले प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात जो है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध गाल्टन से है। क्षरण के आधार तल का संबंध गिलबर्ट से है। और पेडोकाल्स एवं पेडाल्फर का संबंध मार्बर्ट से है। और बसाल सैपिंग का संबंध जॉनसन से है। हो सकता है फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार फर्स्ट टाइम इस तरह के नेम्स को वर्डिंग को सुन रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम है और ज्योग्राफी आपको पता है कितना बड़ा एक
उसका सिलेबस जो है कितना वास्ट है ना, तो वो भी अपने आप में वेरी करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट 35 लिखा है कांग लूमरेट चट्टान में क्या अप्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है परिवहन या सी कायांतरण, तो राइट आंसर रहेगा कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उसके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मृदा मुख्य प्रकारों को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से वर्णित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले होती है चरनोजम मृदा, ठीक है, उसके बाद होती है चेस्टनट मृदा, फिर हमारे पास थर्ड लेवल आता है लेटराइट मृदा का, उसके बाद है एल्यूवियल मृदा का। तो क्वेश्चन को हम फिर से देख सकते हैं कि तहों में मोटाई के अनुसार इस तरह की जो मिट्टी है, मृदा है, इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से एक अनसीन हम कह सकते हैं कि एक मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मोनार्मी, मोनार्मी का संबंध है उद्यावन से। फिर लिखा है भाटा धाराएँ, भाटा धाराएँ का संबंध है समुद्री दिशा में बहाल। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सामुद्रिक वेदिका, सामुद्रिक वेदिका का अर्थ है समुद्री तटीय उठान। और उसके बाद है प्रवालद्वीपीय वलय, प्रवालद्वीपीय वलय का संबंध है प्रवाल भित्ति से, ठीक है। और आपको इस PYQ को सॉल्व करते समय ऐसा भी लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन और ऐसा लेवल डेफिनेटली फ्रेंड्स UGC का जो पैटर्न है और जो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है वो कुछ इसी तरह का है। तो जब हम बहुत सारे PYQ को सॉल्व करते जाएंगे डेफिनेटली हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न ऐसा था और अब ऐसा है, ठीक है। अगर हम चाहते तो रिसेंटली वाले भी पेपर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जब तक हमारे पास एक बेसिक हम कह सकते हैं कि एक नींव रहेगी, एक बेस रहेगा, तो हमें एक बेटर तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 फिर से एक मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और कुछ लाइन्स हैं और उस लाइन्स का रिलेशन किससे है तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन है आइसोहेलाइन, तो आइसोहेलाइन का रिलेशन है लवणता से। उसके बाद आइसोवाल, आइसोवाल का संबंध है गति से। आइसोहाइट, आइसोहाइट का संबंध वर्षा से है। और आइसोबार, आइसोबार का संबंध दबाव से है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है और 39 में भी हमें एक मैच द फॉलोइंग दिया है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो हमारे पास है सबसे पहला लेपीज, लेपीज या लेपिस, इसका संबंध है बोगाज से। उसके बाद है सिंक होल्स, सिंक होल्स का संबंध एवेंस से है। और फेल्सेन मीर, फेल्सेन मीर का संबंध है हाइड्रो फ्रैक्चरिंग। उसके बाद हमारे पास सर्क है, सर्क का संबंध कोरी से है। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने UGC नेट का पेपर अटैम्प्ट किया है तो उन्हें पता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन जो हैं कुछ इसी तरह से आते हैं। और बहुत फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम जब भी आपने एग्ज़ाम दिया हो तो मोस्ट टाइम तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। उनकी लैंग्वेज और उनका स्टैंडर्ड कुछ एक अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A और R में वर्गीकृत किया गया है, दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला लिखा है स्थलमंडल स्थेनोस्फीयर जो उसके नीचे स्थित है दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। और स्थलमंडल कठोर है किंतु स्थेनोस्फीयर लचीले भाव के लिए सक्षम है। तो राइट आंसर ए है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 में लिखा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर से वर्गीकृत किया गया है, दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला है अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं के अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार हैं। और दूसरा है परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने से गहन पैठ बनाया है। तो इसका आंसर है सही बी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका 42, फिर से दिया है ए और आर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और ये असर्शन वाले, ये रीजन्स वाले। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है। लिखा है समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। और आर कहता है कि समताप मंडल की ऊष्मता मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा कि सूर्य पराबैंगनी रश्मि के विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। तो राइट आंसर ये है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ये उसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43, तो 43 में
फिर से हमें एक मैच द फॉलोइंग तो नहीं दिया है। एक ऑप्शन है कि निम्नलिखित मुख्य मृदा प्रकारों को उनके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। मृदा प्रकारों को उसके तहों में मोटाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उनकी विभव पोटेंशियल के अनुसार सही क्रम। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और है और काफ़ी हद तक इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सौर्य है, फिर पवन है, फिर सामुद्रिक उष्णता और जैविक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, कुछ भूगोलवेत्ता हैं और उनके कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स दिए हैं। आइए देखते हैं राइट क्या है। सबसे पहले हमारे पास लिखा है विडाल डी ला ब्लास, ये भूगोलवेत्ता थे। तो उनका सिद्धांत है इंटरेक्शन। उसके बाद है जॉन ब्रंस, तो इन्होंने सिद्धांत दिया सोशल डिटर्मिनिज्म। उसके बाद हमारे पास है कार्ल रिटर का एक प्रिंसिपल सिद्धांत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद हमारे पास है फ्रिड रेडजेल सॉरी। तो फ्रिड रेडजेल का सिद्धांत है जो उन्होंने दिया है वह है टेरेस्ट्रियल होल। ठीक है, या टेरेस्ट्रियल हॉल, तो टेरेस्ट्रियल हॉल दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45। लिखा है निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से प्रशांत महासागर की गल्फ जलधाराएं चुनिए। तो पहला है आयोसियो और उसके बाद है क्यूरोसिवा। तो राइट आंसर रहेगा क्यूरोसिवा। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ चुका है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं। और आपको पता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये अपना कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हम में से बहुत सारे स्टूडेंट जब भी इसको सॉल्व करने वहाँ जाते हैं तो हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि करना कैसे। बहुत से स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को पुटअप करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के कुछ हमारे पास कि हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि जब तक हमें उसको पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं होगा रीडिंग का, तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंटली फॉर्म में हमें करनी होंगी। और वह है कि रीड रेगुलरली। अगर आपको अनसीन पैसेज करना है और आपको पता है आई थिंक करेंट टाइम में तो 2 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं ना 5 या 10 मार्क्स के, तो वो कितना अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले कर जाते हैं। लेकिन हमें से बहुत से स्टूडेंट विदाउट रीडिंग के ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इन द सेंस कि हमने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस तो करी नहीं होती है और हम चाहते हैं कि वो हम उन्हें वैसे ही कर पाएँ पहले ही, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमें उसके लिए सबसे पहले रीड रेगुलरली, हमें रीडिंग करनी होगी रेगुलरली। और उसके लिए हमें ड्रिल करना होगा। ड्रिल मीन्स हमें उसको पढ़ने की कोशिश करनी होगी डेली बेसिस पर। फिर चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उन्हें हिंदी की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पढ़ने का ऐसा है कि सबसे पहले ये देखिए कि रीड व्हाट यू लव। आपको जो भी पढ़ने में अच्छा लगता है, चाहे वो कोई बॉलीवुड की मैगजीन्स हो सकती हैं या स्पोर्ट्स हो सकता है, आपको जो भी पढ़ने में अच्छा लगता है उसको पढ़िए। ठीक है, और मैं ऐसा भी आपसे नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ बॉलीवुड का ही पढ़ना है या कुछ मैगजीन्स ही पढ़नी है नेशनल या इंटरनेशनल। आपको डाइवर्सिफाई रीडिंग करनी है, मीन्स अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न में जब हम देखते हैं यूजी नेट में बहुत बार अलग अलग फील्ड से जो है कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ही टॉपिक्स को या एक ही फील्ड को पढ़ रहे हैं और वहाँ पर टॉपिक आ जाए एनवायरनमेंट का, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हमें माइंडफुल तरीके से रीडिंग करनी चाहिए। और आपको तो ये पता ही है कि पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कि रीडिंग के भी 2 टाइप होते हैं। एक होती है एक्टिव रीडिंग, ठीक है, जिसको हम माइंडफुल रीडिंग भी कहते हैं, और एक होती है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग मीन्स कि जस्ट रीड कर दिया, और एग्जाम टाइम में हम जस्ट रीड ही करते हैं। जब रीड करते हैं नीचे आते हैं 3-4 लाइन के बाद, उसके बाद देखते हैं कि ऊपर की 3-4 लाइन तो माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल सारी की सारी स्किप हो जाती हैं। तो हमें टाइम लेना है और इस तरह से अपनी माइंडफुल रीडिंग को समझते हुए पढ़ना है उसको। ठीक है, और पढ़ने के भी 2 तरीके हैं सबसे पहले फ्रेंड्स, एक होता है स्किमिंग और एक होता है हमारे पास स्कैनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किमिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्किमिंग में फ्रेंड्स ऐसा ही कि जब हम किसी पैसेज को पूरा नहीं पढ़ते हैं, केवल जल्दी उन्हीं शब्दों पर नज़र मारते हैं जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जिससे पूरा मीनिंग पैसेज का क्लियर हो जाएगा। एक्सपर्ट ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और आगे निकल जाना है। ये पैसेज को जल्दी पढ़ने में मदद करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे हमने पढ़ना है, देखिए तो हम पढ़ेंगे, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे पूरी लाइन को, हम पढ़ेंगे जलधारा, सुस्पष्ट जलमार्ग के अंतर्गत जल निकास, विकास के साथ साथ स्वरूप बदलती, सटीकता लाने हेतु सिविल इंजीनियर,
कक्षीय सुस्पष्ट शब्दावली, किनारे से किनारे तक, गहराई और चौड़ाई, बाढ़ नियंत्रण, नगम्यता या बिजली उत्पादन, जलधारा का नियमन, प्रतिखंड एक सुस्पष्ट आयत, औसत गहराई का आमतौर पर उपयोग, फार्म रेशियो, अभिव्यक्ति, गहराई, चौड़ाई, औसत गहराई, सुस्पष्ट और परिभाषित, रेत और बजरी, सने सने खड़ी ढाल, जलश्रिक परिधि, जलधारा के संपर्क, खंड, किनारे से दूसरे, प्रतिखंडीय, बिंदु विशेष, जलीय त्रिज्या, जल और जलमार्ग, घर्षण की मात्रा, परिप्रेक्ष्य में पथ प्रदर्शक, ऊर्जा ह्रास, जलीय त्रिज्या, विभाजित प्रतिखंडीय क्षेत्र, ए न्यून जलीय त्रिज्या, छिछली जलधारा, अत्यधिक बड़े जलभाग, परिप्रेक्ष्य, अत्यल्प कार्यक्षम, जलधार प्रवाह, जल मात्रा, धरीय जल, अंतर प्रवाह, वर्ष प्रयत्न, सामान्य जल स्तर, घटता बढ़ता, संपूर्ण जलमार्ग, बर्फ पिघलने, स्थानीय जमीनी बहिप्रवाह, गहराई, संपूर्ण जलमार्ग, उसके बाद हमारे पास है किनारे से किनारे तक, अवस्था, इधर देखिए आप, अवस्था, बहिप्रवाह, बाढ़, किनारों से बाहर, होगा, बाहर छलकने लगता है। तो कहने के सेंस फ्रेंड ऐसा है कि जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपने देखा कि कुछ कुछ वर्ड तो माइंड में स्टक हो चुके हैं ना। तो ये हो गया स्किमिंग। अब है स्कैनिंग। अब हम इसे स्कैन करेंगे। स्कैन मीन्स ये मदद करता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सी लाइन में हो सकता है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है। रनिंग योर आइज क्विकली एंड टेक्स्ट टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही लोकेट करेंगे और उसके बाद उसे करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो भी आपको टेक्निक बताई गई हैं ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिनको पढ़ने की बिल्कुल हैबिट नहीं है। मीन्स वो एग्ज़ाम में ये सोच के ना जाएं कि बताया हुआ है इस तरह से और हम एग्ज़ाम में इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको रीडिंग की काफ़ी हैबिट हो चुकी है और जो काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली रीडिंग करते हैं, तो वही स्किमिंग कर पाएंगे कि जब किसी पैसेज को पूरा नहीं पढ़ते, केवल जल्दी से उन्हीं शब्दों पर नज़र मारते हैं या डालते हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। ठीक है, अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और स्कैनिंग भी आपको बताया कि ये मदद करता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सी लाइन में हो सकता है। ये भी उसी के लिए काम करेगा जिसको प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी तो आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं आप कुछ क्वेश्चन के हम आंसर कैसे कर पा रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में नदी के प्रवाह मार्ग की आकृति ज्यामितीय होगी। पहला ऑप्शन, जब नदी बाढ़ के समय नया मार्ग बनाती है, या नदी की पुनः नवीनीकरण की अवस्था। तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा जब नदी बाढ़ के समय नया मार्ग बनाती है। देखिए ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं पीछे। ठीक है, हमारे पास आया था नदी, जलमार्ग, इधर देखिए। ठीक है, तो आंसर हमें वहीं से मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला, नदी मार्ग की गहराई और चौड़ाई का अनुपात निर्धारित करता है। नदी मार्ग की आकृति डी है, उपयुक्त सभी। तो हमने देखा था अलग अलग चीज़ें हमारे पास वहाँ पे आ रही थी। तो नदी मार्ग की आकृति भी है, नदी मार्ग की संरचना भी है और नदी मार्ग का आकार भी है। तो उपयुक्त चारों सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48। लिखा है नदी की आर्द्र परिमिति का मापन किस प्रकार होता है। नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई और नदीय जलीय अर्थव्यवस्था एवं डिस्चार्ज। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सही है, नदी का क्रॉस सेक्शन एवं चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 49 है आधार बहाव किस प्रकार परिवर्तित होता है। जब नदी दोनों किनारों पर भरी होती है या जब बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है। सी वाला ऑप्शन सही है। ये भी हमने आपको ध्यान होगा जब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वर्ड कुछ वर्ड हमने जो पढ़े थे स्कीमिंग के अंदर, तो ये उन वर्ड्स को ही हम कह सकते हैं एक बार कि रिकॉल कर पा रहे हैं कि हाँ ये वर्ड पढ़े थे हमने, तो तुरंत आपके माइंड में स्टक हो जाएगा और वहीं पर आप आंसर को कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचें कि एक बार पूरा पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऊपर की लाइन आप तब तक भूल चुके होंगे, ये काम नहीं करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है जलमार्ग प्रवाह प्रभावी होती है। तो पहला ऑप्शन है जब नदी की गहराई छिछली होती है या जब निस्सरण सामान्य होता है। तो पहला ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।